एक ऐसी जगह का तसव्वुर करें जहां वक्त घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि पुराने किलों की दीवारों और सहरा की हवा की सरगोशियों से नापा जाता है। ये ओमान है जिसे लोग अक्सर कहते हैं अरब की रूह। और आज हम इसी रूह की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो मालूमात हैं वो हमें ओमान के शानदार मनाजिर, उसकी हजारों साल पुरानी रिवायात और वहाँ के लोगों की जहानत के दरमियान एक बहुत गहरा ताल्लुक दिखाती हैं। तो हम पहाड़ों की चोटियों से लेकर छुपी हुई वादियों और पुरस्रार गढ़ों तक का सफर करेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे जमीन और इंसान ने मिलकर इस सकाफत को बनाया है। बिल्कुल, तो चलें इस सफर का आगाज एक ऐसी जगह से करते हैं जो वक्त में जैसे जमी हुई महसूस होती है, अल हमरा का पुराना गांव। जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो एक सवाल मेरे जहन में बार बार आया। एक गांव जो पूरी तरह मिट्टी की ईंटों से बना हो, वो 300 साल से ज्यादा कैसे कायम रह सकता है? मतलब ये बात समझ नहीं आती। और इसका जवाब ओमानी लोगों की कारीगरी और समझदारी में छुपा है। ये सिर्फ मिट्टी और गारे का ढेर नहीं है, इसे बनाने का एक खास तरीका था जिसमें मकामी मवाद को मौसम के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा। लेकिन इसके कायम रहने की असल वजह उसकी माशी अहमियत थी। अल हमरा खजूरों की पैदावार और तिजारत का एक बहुत बड़ा मरकज था। खजूरें, सही। जी, यहाँ की मईशत नस्लों तक खजूर पर ही चलती रही और आज भी वहाँ तकरीबन 400 रिवायती घर मौजूद हैं। 400 घर, और वो भी मिट्टी के? इस पर तो यकीन ही नहीं आता। जी, और कई घरों में लोग अब भी रहते हैं। तो क्या ये अब सिर्फ एक सियाहती मकाम बनकर रह गया है? यही तो इस जगह की खूबसूरती है। ये दोनों का एक हुसैन इम्तिजाज है। कुछ खानदान वहाँ नस्लों से रह रहे हैं, जबकि कुछ घरों को म्यूजियम या गेस्ट हाउस में बदल दिया गया है। तो एक तरह का जिंदा म्यूजियम है ये। बिल्कुल। जब आप वहाँ की गलियों में चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप तारीख और हाल में एक साथ सांस ले रहे हैं। और यहाँ बात सिर्फ इमारतों से कहीं आगे की है। मुझे सबसे दिलचस्प बात अल हमरा की एक सकाफती रिवायत लगी। खजूर की कटाई का सालाना त्योहार। ये सिर्फ फसल काटना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक जश्न है। इस वक्त पूरे गांव में एक अलग ही माहौल होता है। खानदान इकट्ठे होते हैं, गीत गाए जाते हैं और मिलकर काम किया जाता है। ये इज्तिमाइयत और शुक्रगुजारी का त्योहार है। तो ये सिर्फ खुराक नहीं बल्कि उनकी शनाख्त का हिस्सा है। जी हाँ, ये इस बात की याद दहानी है कि उनकी जिंदगी का इन्हिसार इसी जमीन और उसकी नेमतों पर है। लेकिन ये सब एक बुनियादी सवाल की तरफ वापस ले आता है। जी? एक खुश्क और बंजर इलाके में इतने बड़े खजूरों के बागात, पानी कहाँ से आया? यहाँ इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा आता है, फलज आब पाशी का निजाम। फलज? जी, ये कोई आम नहरें नहीं है। ये पानी की तकसीम के लिए कदीम ज़ेर ज़मीन सुरंगों का एक ऐसा जाल है जिसे आज यूनेस्को ने भी आलमी सकाफती विरसा माना है। ज़ेर ज़मीन सुरंगें होता है बगैर किसी पंप या बिजली के? बिल्कुल, बगैर किसी मशीन के। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि ये पूरा गांव, उसकी पूरी मईशत एक कदीम ज़ेर ज़मीन नहर की वजह से जिंदा है? ये तो सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि ये एक समाजी मुआहदा था। अच्छा, वो कैसे? इस निजाम ने तय किया कि पानी कैसे तकसीम होगा, झगड़े कैसे निपटाए जाएंगे और पूरी कम्युनिटी की बका को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। हाँ, तो ये सिर्फ खेतों को नहीं बल्कि मुआशरे को पानी देता है। बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग से ज्यादा समाजी इंजीनियरिंग का शाहकार है जो हजारों साल से काम कर रहा है। तो ये पूरा गांव फुलज निजाम पर मुनहसिर है जो पहाड़ों से पानी लाता है। ये बात हमें खुद पहाड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उनकी अपनी क्या कहानियां हैं? जी, अल हमरा से नजर उठाएं तो आपको देव हेकल पहाड़ों का सिलसिला नजर आता है। ये सिर्फ पत्थर और चट्टानें नहीं हैं, ये ओमान की तारीख के मुहाफिज हैं। मुहाफिज? किस तरह से? सदियों तक ये पहाड़ मुख्तलिफ कबाइल के लिए एक कुदरती किले और पनाह गाह का काम देते रहे, जहां वो बैरूनी हमलावरों और सख्त मौसम से महफूज रहते थे। और 17वीं सदी में तो इनकी अहमियत और भी बढ़ गई थी। जी हाँ, जब लोबान यानी फ्रैंकिनसेंस की तिजारत उरूज पर थी तो यही पहाड़ इस कीमती शय को अंदरूनी इलाकों से साहिल तक पहुंचाने का सबसे अहम रास्ता थे।
तो ये सिर्फ रुकावट नहीं थे बल्कि राब्ते का जरिया भी थे। बिल्कुल, इन तिजारती रास्तों ने न सिर्फ ओमानी सल्तनत को बेपनाह दौलत दी बल्कि मुख्तलिफ सकाफतों को भी आपस में जोड़ा। और इन्हीं पहाड़ों में ओमान की सबसे ऊंची चोटी जबल शम्स भी है, यानी सूरज का पहाड़। जी, 9,841 फुट की बुलंदी। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है, वहां से नजारा कैसा होता होगा। मैं जब पहली बार जबल शम्स की चोटी पर खड़ी हुई तो मुझे लगा जैसे मैं दुनिया के किनारे पर आ गई हूँ। वहाँ से ओमान की ग्रैंड कैनियन कहलाने वाली वादी का जो मंजर नजर आता है वो आपको अपनी हैसियत भुला देता है। वाह! एक तरफ गहरी खाइयां और दूसरी तरफ ताहद्दे नजर फैला हुआ आसमान। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। और इस मंजर के पीछे तारीख की कई परतें छुपी हुई हैं। बेशुमार परतें। 19वीं सदी में ये जगह कबाइल के लिए एक अहम फौजी चौकी थी। फौजी चौकी? जी, जहां से वो अपने दुश्मनों पर नजर रखते थे। लेकिन इसी जगह पर आपको 8000 साल पुराने चट्टानी नकोश भी मिलते हैं। 8000 साल? जी हाँ, जो इस खित्ते में इंसानी मौजूदगी की कदीम तरीन निशानियों में से हैं। यानी एक ही जगह पर खड़े होकर आप हजारों साल की तारीख को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो हैरानकुन है। और ये सकाफत सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आज भी वहाँ जिंदा है। मुझे मजलिस का तस्वुर बहुत दिलचस्प लगा। जी, मजलिस सिर्फ खुली हवा में बैठने की जगह नहीं, ये गांव का दिल है। ये वो जगह है जहां अहम फैसले होते हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं, रिश्ते तय होते हैं और मेहमान नवाजी का असल रंग नजर आता है। और वहाँ की खेती बाड़ी का निजाम भी बहुत मुनफरिद है ना? जी, सीढ़ी नुमा खेती बाड़ी, जिसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं, ये भी एक कदीम रिवायत है जो आज तक जारी है। लोग नस्लों से इन पहाड़ी ढलानों को तराश कर उन पर फसलें उगा रहे हैं। यानी पहाड़ों ने उन्हें सिर्फ पनाह नहीं दी बल्कि जीने का एक नया तरीका भी सिखाया। ये वाकई मुवाफकत की एक बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल। पहाड़ों से उतरकर अब हम एक ऐसे मंजर की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सहरा के बीच में पानी का एक नखलुस्तान। हम बात कर रहे हैं वादी शाब की। एक खुश्क सरजमीन में अचानक फिरोजी तालाबों का एक सिलसिला। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता है, जिंदगी। बिल्कुल, वादी शाब कुदरत का एक करिश्मा है। 600 फुट ऊंची चट्टानों के दरमियान सरसब्ज पौधे, खजूर के दरख्त और मीठे पानी के साफ शफाफ तालाब। ये मंजर इर्द गिर्द के खुश्क सहरा से इतना मुख्तलिफ है कि एक लम्हे के लिए यकीन नहीं आता। जी, और तारीखी तौर पर ये वादी मस्कत और अंदरूनी इलाकों के दरमियान सफर करने वाले काफिलों के लिए एक लाजमी पड़ाव थी। अच्छा, तो एक तरह का रेस्ट एरिया था, आप कह सकते हैं। यहाँ काफिले रुकते, पानी पीते और आराम करते थे। ये सिर्फ एक नखलिस्तान नहीं था बल्कि तिजारत और सकाफती तबादले का एक अहम मरकज भी था। और यहाँ भी छोटी छोटी तफसीरात में पूरी सकाफत छुपी हुई है, जैसे जाल से मछली पकड़ने की रिवायती टेक्निक। ये एक मामूली बात लगती है लेकिन ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोगों ने किस तरह नस्ल दर नस्ल अपने माहौल के साथ रहना सीखा है। जी, और ये हमें एक और अहम सवाल की तरफ ले जाता है। वो क्या? अगर वादी में जिंदगी इतनी हरी भरी हो सकती है तो क्या पहाड़ों की ढलवानों पर भी ऐसा मुमकिन है? इसका जवाब हमें मिलता है जबल अख्जर में। जबल अख्जर यानी सब्ज पहाड़। ये नाम ही अपने आप में एक तजाद है। एक पहाड़ सब्ज कैसे हो सकता है? ये उसी फ्लज निजाम और सीढ़ी नुमा खेती बाड़ी का कमाल है। जबल अख्जर में 2000 साल पुराने सीढ़ी नुमा खेत हैं जिन पर अनार, खुबानी, आड़ू और खास तौर पर गुलाब काश्त किए जाते हैं। गुलाब पहाड़ों पर? जी हाँ, यहाँ गुलाब के अर्क को कशीद करने का अमल सदियों पुराना है और कहा जाता है कि यहाँ दुनिया का बेहतरीन अर्क गुलाब तैयार होता है। वाह! जब फसल का मौसम होता है तो पूरा पहाड़ गुलाब की खुशबू से महक उठता है। ये तो सुनने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। यानी ये पहाड़ सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि खुशबू में भी जिंदा है। बिल्कुल, और इस खूबसूरती के साथ एक पेचीदा तारीख भी जुड़ी है। अच्छा? 1950 की दहाई में जबल अख्जर की बगावत के दौरान इसने एक अहम किरदार अदा किया। इसके दुश्वार गुजार रास्तों और कुदरती गारों ने इसे सुल्तान ओमान की मुखालिफत करने वाले बागियों के लिए एक बेहतरीन तस्वीराती पनागाह बना दिया था। तो ये पहाड़ खूबसूरती, खुशहाली और तसादुम तीनों का गवाह है। जी बिल्कुल। ये वाकई एक ताकतवर इम्तिजाज है। अब हम अपने सफर के आखिरी मकाम की तरफ बढ़ते हैं जो अर्जियात, दास्तान और हैरत का संगम है, बिमा सिंह खोल।
मकामी लोक कहानियों के मुताबिक ये इस वक्त बना जब आसमान से एक सितारा टूटकर गिरा था। कुछ लोग इसे जन्नत का दरवाजा भी कहते हैं। इन कहानियों की वजह समझ में आती है। जब आप पहली बार इसे देखते हैं तो ये किसी दूसरी दुनिया की चीज लगता है। जमीन में एक बहुत बड़ा, तकरीबन गोल घड़ा जिसमें फिरोजी रंग का पानी चमक रहा हो। और इस दास्तान का ताल्लुक भी तारीख से है। जी, ये इलाका कदीम लोबान के तिजारती रास्ते पर एक अहम पड़ाव था। यहाँ से गुजरने वाले काफिले शायद इस सिंक होल को एक मुकद्दस मकाम समझते होंगे। तो ये सिर्फ एक कुदरती अजूबा नहीं बल्कि कदीम तिजारत और सकाफत का एक संगम भी है। बिल्कुल। इसके साइज के बारे में जो हकायक हैं वो भी कम हैरान कुन नहीं। ये तकरीबन 394 फुट चौड़ा और 82 फुट गहरा है। जी, ये दुनिया के सबसे बड़े सिंक होल्स में से एक है। ये सोचना ही अजीब लगता है कि जमीन का एक हिस्सा बस यूं ही अंदर धंस गया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात इसका माहौलियाती निजाम है। वो क्या है? इस सिंक होल में जेरे जमीन सुरंगों के जरिए समुंदर का खारा पानी और मीठे पानी के चश्मे आकर मिलते हैं। मीठा और खारा पानी एक साथ? जी, और इस मुनफरिद इम्तिजाज ने यहाँ एक खास हयातियाती तनव्वो पैदा किया है। आपको यहाँ छोटी मछलियाँ नजर आएंगी जो आपके पैरों को गुदगुदी करती हैं। तो ये एक आर्जियाती और हयातियाती अजूबा है। बिल्कुल। और यकीनन जहाँ कुदरत का ऐसा करिश्मा हो वहाँ सकाफत भी जन्म लेती है। लाजमन, हर साल यहाँ वादिये बेमा फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्योहार में रिवायती म्यूजिक, रक्स और कहानियाँ पेश की जाती हैं जो इस जगह की कुदरती और सकाफती अहमियत को जाहिर करती हैं। ये एक और मिसाल है कि किस तरह ओमानी अवाम ने अपने कुदरती वर्से को अपनी सकाफती शनाख्त का हिस्सा बना लिया है। जी। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरे सफर से हमने ये सीखा कि ओमान में मंजर सिर्फ एक खूबसूरत पस मंजर नहीं बल्कि कहानी का एक मरकजी किरदार है। पहाड़ तिजारत और बगावत की यादें संभाले हुए हैं, गांव फसल की कटाई की ताल पर जीते हैं और पानी जिंदगी और दास्तानों के लिए जगह बनाता है। बिल्कुल दुरुस्त। इन तमाम मकामात में जो एक मुश्तरक धागा है वो मुवाफकत और लचक का है। सही। चाहे वो फलज को पेचीदा निजाम हो, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती बाड़ी हो या नखलिस्तान के इर्द गिर्द बनी हुई बरादरियां हो, हर चीज इस बात की गवाही देती है कि ओमानी अवाम ने अपने मुश्किल माहौल के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ हम आहंग होकर कैसे तरक्की की है। उन्होंने सहरा में बाग उगाए और पत्थरों से जिंदगी निचोड़ी। बिल्कुल। हमने देखा कि फलज जैसे कदीम इंजीनियरिंग के निजाम ने सदियों तक ओमानी मुआशरे को किस तरह तश्कील दिया। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। जी। आज की इस जदीद दुनिया में टेक्नोलॉजी की दौड़ में हम कौन से ऐसे देरपा निज़ाम बना रहे हैं जो 1000 साल बाद हमारी बरादरियों की तारीफ करेंगे? क्या हमारी बनाई हुई कोई चीज़ इतनी ही लचकदार और पायदार होगी जितनी कि वो मिट्टी की ईंटों से बने घर या वो ज़ेरे ज़मीन पानी की नहरें हैं?